हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द टारगेट प्रिपरेटरी स्कूल के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 11th के एनसीईआरटी के पहला चैप्टर समुच्चय के बारे में डिस्कस करेंगे। समुच्चय के बारे में हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ने वाले हैं। इससे पहले समुच्चय के विषय में हम लोग पीछे क्लास में नहीं जाने हैं। समुच्चय आज के आधुनिक गणित का आधार है। इसकी अवधारणा गणित के सभी शाखाओं में प्रायः उपयोग किया जाता है। इसकी अवधारणा संबंध और फलन के अध्ययन में किया जाता है। यूँ तो समुच्चय एक अपरिभाषित शब्द है, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग कुछ परिभाषा इसका देते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब होता है सब संग्रह में जो भी वस्तु हो उसका अपना एक निश्चित गुण हो और वह रिपीट ना हो। समुच्चय में संग्रहित वस्तु को उसका अवयव कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए अंग्रेजी वर्णमाला का स्वरों का संग्रह है। स्वरों का संग्रह है। हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होता है, जिसमें 5 स्वर होता है, ए ई आई ओ यू। तो जो ए एक समुच्चय है वह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह है। ए ई आई ओ यू 5 स्वर है, तो पांचों स्वर में ये ए ई आई ओ यू इसके अवयव कहेंगे या सदस्य कहेंगे। समुच्चय के कौन से संग्रह समुच्चय है और कौन से संग्रह समुच्चय नहीं है, आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कुछ संग्रह मेरे पास उपलब्ध है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी संग्रह समुच्चय है और कौन सी संग्रह समुच्चय नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल है भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह। अच्छे खिलाड़ी कैसे तय किया जाता है, उसके तय करने का एक निश्चित तरीका यह है कि यदि मैच में वह अच्छा खेलता है तो अच्छा कहा जाएगा और नहीं खेलता है तो अच्छा नहीं कहा जाएगा। यानी अच्छे खिलाड़ी के मापदंड उपलब्ध नहीं है। जिस मैच में वह चला तो अच्छा हुआ और जिस मैच में नहीं चला वह अच्छा नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह करना मुमकिन नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। दूसरा प्रश्न है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। सबसे अधिक खतरनाक जानवर का मतलब क्या होता है? जानवर एक से एक खतरनाक है और उसको संग्रह करना मुश्किल है। कौन सा जानवर खतरनाक है और कौन सा जानवर खतरनाक नहीं है, इसका मापदंड उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह भी समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा में सभी लड़कियों का संग्रह, यानी यह समुच्चय है, क्योंकि कक्षा में सभी लड़कियों को संग्रह किया जा सकता है, एक लिस्टिंग किया जा सकता है कि लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यानी इसको भी लिस्टिंग किया जा सकता है, यानी यह भी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यह भी समुच्चय है।
किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह, एक तल है उसमें रेखा अनंत होता है तो उसको आराम से संग्रहित किया जा सकता है, तो ये भी समुच्चय है। विश्व के सभी सुंदर लड़कियों का समुच्चय या संग्रह। सुंदरता का कोई मापदंड नहीं होता है, इसलिए ये भी समुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि सभी संग्रह समुच्चय नहीं होता है। जो संग्रह सुपरिभाषित हो वही समुच्चय होगा, जो संग्रह सुपरिभाषित नहीं हो वह समुच्चय नहीं होगा। हम लोग अगला टॉपिक समुच्चय एवं उसके अवयवों का निरूपण पढ़ते हैं। समुच्चय का निरूपण प्रायः कैपिटल लेटर से किया जाता है और उसके अवयवों का निरूपण स्मॉल लेटर से किया जाता है। यदि मान लीजिए यदि ए अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय है तो इसको इस प्रकार लिखेंगे AEIOU। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो समुच्चय है उसको कैपिटल लेटर से सूचित किए और उसके अवयव को स्मॉल लेटर से सूचित किए। दूसरा उदाहरण लेते हैं। बी अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन का समुच्चय। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। ये हुआ अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का समुच्चय। तो इसमें जितने भी अवयव में लेटर लिखे हैं वह स्मॉल लेटर लिखे हैं और समुच्चय को हम लोग कैपिटल लेटर से सूचित किए हैं। अब हम लोग कुछ मानक समुच्चयों का संकेत पढ़ते हैं। कुछ मानक समुच्चयों का संकेत। जैसे पहला है प्राकृत संख्या का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, उसको कैपिटल N से सूचित किया जाता है। दूसरा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इसको W से सूचित किया जाएगा। तीसरा है पूर्णांक का समुच्चय, इसको Z से कहीं कहीं I से भी सूचित किया जाता है। चौथा है
परिमेय संख्याओं का समुच्चय इसे Q से सूचित किया जाता है। पांचवा है धन पूर्णांक के समुच्चय को Z+ से सूचित किया जाएगा। धन परिमेय संख्या के समुच्चय को Q+ से सूचित किया जाएगा। वास्तविक संख्या को R से सूचित, वास्तविक संख्या के समुच्चय को R से सूचित करते हैं। वास्तविक 7 है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। तो ये कुछ मानक समुच्चयों का संकेत है। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ संकेत के बारे में, कुछ सिंबल के बारे में। यहाँ दो सिंबल है। एक है, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। मतलब ये ग्रीक वर्ड है, इसका नाम है एप्सिलॉन। जैसे गामा, ओमेगा, थीटा, बीटा, ये भी ग्रीक वर्ड है। इस तरह से एप्सिलॉन भी ग्रीक वर्ड है। तो ये एक्चुअली समुच्चय के सदस्य को सूचित करता है, यानी समुच्चयों का सदस्य है या नहीं है। तो यदि किसी समुच्चय का सदस्य है तो उसको एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, और यदि समुच्चय का सदस्य नहीं है उसको एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। यदि x समुच्चय A का सदस्य है तो इसको ऐसे लिखते हैं और पढ़ते हैं x belongs to A। यदि x A का सदस्य नहीं है तो इसको पढ़ते हैं x does not belong to A। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक कोई समुच्चय है जिसमें सदस्य है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देखते हैं कि एक समुच्चय एक का सदस्य है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 belongs to A, 2 belongs to 2 belongs to A, 3 belongs to A। लेकिन 6 है क्या? समुच्चय A का सदस्य 6 है क्या? नहीं है। तो इसको लिखेंगे 6 does not belongs to A। संभवतः आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं समुच्चयों को व्यक्त करने की विधियाँ। वे कौन कौन से विधि है जिसके द्वारा समुच्चय को व्यक्त करते हैं? तो समुच्चय को व्यक्त करने की 2 विधियाँ हैं। एक विधि को सारणी या तालिका रूप कहते हैं, जिसको इंग्लिश में टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप, यानी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों जो व्यक्त करने की विधि है उसको हम लोग
समझने का प्रयास करते हैं। पहला है तालिका रूप या इसको सारणी रूप भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म तो समुच्चय के इस रूप में समुच्चय के गुण को मझोले ब्रैकेट में एक एक गुण को लिखकर व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एक समुच्चय है जो 5 से छोटी है और वह प्राकृत संख्या और समुच्चय है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 5 से छोटी प्राकृत संख्या है 1 2 3 4, यानी इसके सभी अवयव को कोमा देकर मझोला ब्रैकेट में यानी मझोला कोष्ठक में लिख देते हैं। यही है तालिका रूप या रोस्टर फॉर्म या इसको सारणी रूप या टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं समुच्चय निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण रूप। इसको समुच्चय निर्माण रूप को गुण प्रकटीकरण रूप भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में सबसे पहले सदस्यों का यानी समुच्चय के सदस्यों का एक निश्चित नियम को प्रकट करते हैं। मतलब देखते हैं कि उसका एक नियम क्या हो सकता है, उस सभी सदस्यों को संतुष्ट करें। और उसके बाद उसको क्या करते हैं कि मझोला ब्रैकेट में एक चर लेते हैं x, उसके बाद कॉलन का चिन्ह देते हैं, फिर उस चर को ले लेते हैं, फिर कोमा का चिन्ह देते हैं और उस गुण को लिख देते हैं जो सभी सदस्यों को संतुष्ट करता है। जैसे हम लिख रहे हैं एक कोई सेट है AEIOU, तो इसको समुच्चय निर्माण के रूप में सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है। तो इसको पहले मझोला ब्रैकेट में लिखेंगे x such that x, उसके बाद कोमा देंगे। ये क्या है? इसके गुण क्या है जो सभी अवयवों को संतुष्ट करे? तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर लिख देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, फिर मझोला ब्रैकेट को बंद कर देंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। b = 1 2 3 4 5 है, 5 तक है। क्या है यह प्राकृत संख्या है और 6 से छोटी है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x such that x, इसको such that पढ़ेंगे, कोमा देंगे, लिख देंगे 6 से छोटा, 6 से छोटा प्राकृत संख्या। तो इस प्रकार समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अवयव का एक निश्चित गुण देखते हैं जो उस अवयव के सभी सदस्य उस गुण को संतुष्ट करे और उसको मझोले ब्रैकेट में एक चर लिखते हैं x, उसके बाद कॉलन का चिन्ह देते हैं, फिर उस चर को लिख देते हैं, फिर कोमा देकर
और उस गुण को लिख देते हैं जो गुण उस सभी सदस्यों के या सभी अवयव को संतुष्ट करें। तो इस प्रकार हम लोग संभवतः समुच्चय निर्माण रूप को समझ में आ गया होगा। हम लोग अब पढ़ते हैं समुच्चय के प्रकार। कौन कौन समुच्चय के प्रकार होता है। समुच्चय के निम्नलिखित प्रकार होता है जो इस प्रकार है। पहला होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। दूसरा होता है एकल समुच्चय। तीसरा होता है युग्म समुच्चय। चौथा होता है परिमित समुच्चय। पांचवा होता है अपरिमित समुच्चय। छठा है समुच्चयों का समुच्चय। सातवां है समतुल्य समुच्चय। आठ है बराबर समुच्चय। अब हम लोग एक एक प्रकार को परिभाषित करते हैं। पहला समुच्चय है रिक्त समुच्चय। जिस समुच्चय में एक भी सदस्य नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। रिक्त समुच्चय का मतलब उस समुच्चय में एक भी सदस्य शामिल नहीं हो, जैसे अमरणशील आदमियों का समुच्चय। अमरणशील आदमियों का समुच्चय का मतलब आदमी मरणशील होता है, अमरणशील नहीं होता है। सभी का एक ना एक दिन, सभी को एक ना एक दिन मरना है। तो इसमें एक भी सदस्य नहीं है, यानी आदमी कोई एक ऐसे आदमी नहीं है जो नहीं मरे, यानी सब आदमी मरेगा, यानी इसमें एक भी सदस्य नहीं है, यानी यह रिक्त समुच्चय है। दूसरा उदाहरण लेते हैं x such that x एक अभाज्य संख्या है जो 2 से कम है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। ये कह रहा है कि 2 से कम है, तो इसमें एक भी सदस्य शामिल नहीं है। ये भी क्या हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया। रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से या इस तरह से सूचित किया जाता है। अगर a बराबर फाई हो तो इसका मतलब ये हुआ कि a में कोई सदस्य नहीं है और यह रिक्त समुच्चय है। दूसरा है एकल समुच्चय।
जिस समुच्च में एक सदस्य हो उसे एकल समुच्च कहते हैं। जैसे इसमें एक सदस्य है इसलिए इसको क्या कहेंगे, एकल समुच्च। तीसरा है युग्म समुच्च। जिस समुच्च में दो सदस्य हो उसे युग्म समुच्च कहते हैं। जैसे 1 2 ए बी, इसमें भी सदस्यों की संख्या 2 है, इसमें भी सदस्यों की संख्या 2 है, अतः यह युग्म समुच्च है। तीसरा है परिमित समुच्च, चौथा है परिमित समुच्च। यानी जिस समुच्च में सदस्यों की संख्या गिना जा सकता है उसे परिमित समुच्च कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्च, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्च, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजनों का समुच्च, क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों का समुच्च, क्लास 11th के सभी लड़कियों का समुच्च, इसको आराम से काउंट किया जा सकता है, तो इसलिए यह परिमित समुच्च हो गया। यानी परिमित समुच्च में सदस्यों की संख्या को आसानी से गिना जा सकता है। पांचवा है अपरिमित समुच्च। जिस समुच्च में सदस्यों की संख्या नहीं गिना जा सकता है उसे अपरिमित समुच्च कहते हैं। जैसे एक तल में बिंदुओं का समुच्च, एक तल में अनंत बिंदु होता है और उसको नहीं गिना जा सकता है। एक तल में बिंदुओं का समुच्च सम संख्याओं का समुच्च इसको भी नहीं गिना जा सकता है। हम लोग इसको 2 4 6 8 डॉट 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 लिख देते हैं। तीसरा प्रकृत संख्याओं का समुच्च, प्राकृत संख्या भी 1 से शुरू होता है अनंत तक जाता है, इसको भी नहीं गिना जा सकता है। तो ये सभी क्या हो गया, अपरिमित समुच्च हो गया। छठा है समुच्चों का समुच्च। जो समुच्च एक खुद समुच्च हो उसको समुच्चों का समुच्च कहते हैं। जैसे 5 एक समुच्च है और इसको अगर हम मझोला ब्रैकेट में रख देते हैं तो यह क्या हो गया, समुच्चों का समुच्च हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, ये एकल समुच्च है, इसको भी लिस्टिंग कर दें, मझोला ब्रैकेट में डाल दें तो भी समुच्चों का समुच्च हो गया। ये युग्म समुच्च है, इसको भी मझोला ब्रैकेट में डाल दें तो भी क्या हो गया, समुच्चों का समुच्च हो जाएगा। सात है समतुल्य समुच्च। दो समुच्चों को समतुल्य समुच्च कहते हैं। दो समुच्चों को समतुल्य समुच्च कहते हैं यदि उनके सदस्यों की संख्या समान हो, बराबर नहीं हो, सदस्यों की संख्या समान हो। मतलब यदि मान लीजिए कि एक समुच्च है AEIOU और B एक समुच्च है 1 2 3 4 5,
तो इसमें सदस्यों की संख्या कितना है, 5 है। इसमें भी सदस्यों की संख्या कितना है, 5 है। तो यह समतुल्य समुच्चय हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या क्या है, समान है। इसमें बराबर नहीं हो, अगर बराबर होगा तो बराबर समुच्चय हो जाएगा। सिर्फ सदस्यों की संख्या समान हो तो उसको समतुल्य समुच्चय कहते हैं। और बराबर समुच्चय में सदस्यों की संख्या समान हो, सदस्यों की संख्या समान हो और सदस्य भी समान हो। जैसे यदि मान लीजिए 1 2 3 4 ये समुच्चय है, बी समुच्चय है 4 3 2 1। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी सदस्यों की संख्या क्या है, सदस्य ही समान है, सदस्य ही समान है, सदस्यों की संख्या पर डिपेंड नहीं करता, सदस्य ही समान है। तो वह बराबर समुच्चय होगा। अगर समतुल्य समुच्चय को हम लोग लिखते हैं ऐसे, और बराबर समुच्चय को लिखते हैं ए बराबर बी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग समुच्चयों के प्रकार को एक एक करके समझ में आ गया। स्टूडेंट्स, समुच्चयों के प्रकार को एक एक करके समझें। हमको आशा है कि आप लोग सभी प्रकार को आसानी से समझ गए होंगे। इतना से हम लोग, इतनी बातें से, जितनी भी बातें हम लोग पढ़े हैं उतनी बातें से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे और उसके अगले वीडियो में 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट गुड नाइट। तो स्टूडेंट गुड बाय।